any bank, financial institution, or we issue the debentures, then at the time of taking we have to remember that we have to pay the principal amount with interest after a fixed time of period. हमें इन डिबेंचर्स को या लोन के अमाउंट को एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करना ही करना होता है। और कितने पीरियड के टाइम पेमेंट करना होता है ये लोन लेने से पहले, डिबेंचर इशू करने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो आज का टॉपिक यही है कि जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो उसी समय ये डिसाइड कर लिया जाता है कि डिबेंचर्स को कितने समय के बाद हमने रीपेमेंट करना है। एक जनरल कंपनी जो है वो मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए डिबेंचर्स को इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। सभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लें कि 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा ये कि एक कंपनी जो है वो मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो 10 ईयर्स से ज़्यादा ईयर्स के लिए कर सकती है, बट टिल द मैक्सिमम ईयर्स ऑफ 30 ईयर्स के लिए ही वो अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। इट इज़ द एग्जाम्पशन ओनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो 30 ईयर्स तक और अदर्स कंपनी मैक्सिमम 10 ईयर्स तक जो है वो अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। एक कंपनी को जिस दिन अपने डिबेंचर्स को इशू करना है, डिबेंचर्स को इशू करने के साथ साथ उसे रिडम्पशन के बारे में भी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम वही कर रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है तो उस इशू के साथ साथ वो कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स को रिडीम कैसे कर सकती है। हमने पढ़ा है एक कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स को 3 तरीके से इशू कर सकती है बेटा, 3 टाइप से इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एक कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स को 100 रुपीज़ में इशू कर सकती है, 110 रुपीज़ में इशू कर सकती है और 90 रुपीज़, ठीक है। इट मीन्स वो एट पार इशू कर सकती है, एट प्रीमियम इशू कर सकती है, एट डिस्काउंट इशू कर सकती है। बट साइड बाय साइड एक कंपनी जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक कंपनी को अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है और उसके लिए टाइम लिमिट देती है कंपनी एक्ट में मैक्सिमम 10 ईयर्स फॉर द जनरल कंपनी, बट ए कंपनी कैन रिडीम इट्स डिबेंचर्स ओनली एट पार और एट प्रीमियम। एक कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स को या तो पार पर रिडीम कर सकती है बेटा या प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर किसी भी डिबेंचर को रिडीम नहीं किया जा सकता। इट मीन्स 100 रुपीज़ में रिडीम कर सकती है या इसे वो 130 रुपीज़ में रिडीम कर सकती है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं 6 कंडीशंस को पढ़ेंगे बेटा। 6 कंडीशंस हैं हमारे सामने कि जब एक कंपनी डिबेंचर्स को एट पार इशू करती है और एट पार रिडीम करती है या एट पार इशू करके प्रीमियम पर रिडीम करती है। 2 तरीके की हम एंट्रीज करेंगे, एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू, और साथ ही साथ मैं दूंगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। दोनों टाइम में आपको, ठीक है, रिडम्पशन एंट्रीज अब की बार हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से सिंपल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। एट रिडम्पशन हम एंट्रीज को करते हैं। सबसे पहला पार्ट मैं कर रही हूँ वो है आपका बेटा व्हेन कंपनी इशूज इट्स शेयर्स एट पार एंड आल्सो रिडीम एट पार। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एग्जांपल लेकर चलोगे। एक सिंगल एग्जांपल, इफ ए कंपनी इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एग्जांपल हर 6 जितनी भी 6 कंडीशंस हम पढ़ेंगे 66 कंडीशंस में जो है वो यही एग्जांपल आपका रहेगा। 2000 डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स होंगे, बस ये अमाउंट्स हम चेंज करते चलेंगे। 2000 डिबेंचर्स को वो एट पार इशू कर रही है जिसे उसने एट पार ही रिडीम करना है। रिडम्पशन के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हम इशू की एंट्री सिंपल एंट्री दे देंगे, जैसा कि हम देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू
9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2000 into में 100 2 lakh डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 lakh। सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं कर रही बेटा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिखा, जब हम फुल अमाउंट को पूरा 100 रुपीज़, कोई इंस्टॉलमेंट्स कॉल नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे 100 रुपीज़ हम एक साथ कॉल कर रहे हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ नहीं कर रहे, पूरा अमाउंट एक लमसम अमाउंट हम कॉल कर रहे हैं, तो वर्ड आता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर यहाँ आप केवल डिबेंचर एप्लीकेशन लिख देंगे तो ये एंट्री गलत हो जाएगी, केवल डिबेंचर अलॉटमेंट लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगी, आपको बेटा पूरा लिखना होगा। ठीक है, तो 2 lakh 29% डिबेंचर्स 2 lakh, सिंपल है। ये एंट्री करने के बाद हम सोचेंगे क्या हमने डिबेंचर्स को एट पार रिडीम किया या एट प्रीमियम। दो ही ऑप्शन है रिडम्पशन के, एट पार और एट प्रीमियम। क्या हमने डिबेंचर्स को एट पार रिडीम करना है या एट प्रीमियम। यदि एट पार रिडीम करना है तो इस एंट्री के अंदर, इन एंट्रीज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, रिडम्पशन के समय क्या एंट्री होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिडम्पशन के समय सिंपल एंट्री बेटा 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्योंकि एट पार रिडीम कर रहे हैं तो हम इनको पूरी पेमेंट वही 2 lakh की करेंगे, 2000 डिबेंचर इंटू में 100 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ये ध्यान रखना बेटा, पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद पेमेंट की एंट्री करेंगे। कई बार जो है ये बता दिया जाता है कि डायरेक्ट एंट्री कर दीजिए 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप कर भी देते हैं, ये सोचते हैं कि क्यों हमने ये एंट्री जो है यहाँ पर पास की, लेकिन हमें ये एंट्री पहले अपने डिबेंचर होल्डर्स को अपना क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। तो पहले हम ड्यू की एंट्री देंगे, फिर हम उनको पेमेंट करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, जब आप डिबेंचर्स को एट पार इशू कर रहे हैं और एट पार रिडीम कर रहे हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करती हूँ। व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, सेकंड कंडीशन इज व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। जब हम डिबेंचर्स को एट पार इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, दिस वन इज द सेकंड कंडीशन। ठीक है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है कि जब हम डिबेंचर्स को एट पार इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं। जब हम पार पर इशू करके प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो पहले सिंपल यही हम पार वाली एंट्रीज दे देंगे, बिल्कुल सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेम ले रही हूँ, क्योंकि 2000 डिबेंचर्स है, 100 ईच है, इशूड एट ₹100 बट रिडीमेबल, बट रिडीम्ड एट ₹130, जो 100 रुपीज़ में इशू हुए लेकिन जिनको हम 130 रुपीज़ में रिडीम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एंट्री सिंपल इशू की देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 2 lakh। देखो मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन अब हम सोचेंगे ये एंट्री देने के बाद कि क्या हम डिबेंचर्स को पार पे इशू कर रिडीम कर रहे हैं या प्रीमियम पर। यदि हम इसको प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो जो हमारी ये सेकंड एंट्री है, या हम कहें अलॉटमेंट की जो ड्यू एंट्री होती है, उस एंट्री के साथ हमें एक एंट्री और जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़कर आए हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। नोट कर लो बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म आप फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो प्रेजेंट में नोट करते हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को नोट नहीं करते हैं। 11th में आप ये चीज़ सीख कर आए हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो हमें पता है कि फ्यूचर में हमें 30 रुपीज़ का लॉस होने वाला है, क्योंकि 100 रुपीज़ के बजाय हमें 130 रुपीज़ पेमेंट करनी है, तो 30 रुपीज़ का हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है। इस एंटिसिपेटेड लॉस को हम आज ही करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इट इज़ द कैपिटल लॉस, ये कैपिटल लॉस है और इस कैपिटल लॉस को हम यहाँ डेबिट करेंगे 2000 डिबेंचर्स पर 30 रुपीज़ के हिसाब से 60,000। और ये लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिडम्पशन के समय डिबेंचर्स को पर प्रीमियम दे रहे हैं। तो एक एंट्री, इस एंट्री को आपने अलग से नहीं देना है, इसी एंट्री के साथ इसको कंबाइन करना है
ये तो आपकी दो एंट्रीज हैं। जब आप लमसम अमाउंट को मंगा रहे हैं तो आप सेकंड एंट्री के साथ देंगे, लेकिन यदि आपकी इंस्टॉलमेंट्स में मंगाते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो इस एंट्री को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को आप देंगे थर्ड एंट्री के साथ, जहां अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री देते हैं। याद रखना बेटा, कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है और उसके कारण जो है हमें पता नहीं चल पाता कौन सी एंट्री के साथ देनी है, और हमें एप्लीकेशन के साथ दे जाते हैं वही सेकंड एंट्री के साथ, लेकिन नहीं, इसे हम हमेशा ड्यू एंट्री अलॉटमेंट के साथ देंगे। तो ये एंट्री आपकी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जिसका पहले वाली इश्यू एंट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ हमें ये देखना है कि यदि प्रीमियम के साथ रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम पर डिबेंचर्स रिडीम करने पर हम इसे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। ये एक कैपिटल लॉस हो जाएगा और ये रिडम्पशन के समय प्रीमियम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, रिडम्पशन के समय 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब हम ये प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, तो प्रीमियम, जिस प्रीमियम को भी हमने यहाँ क्रेडिट किया था इशू के समय, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60,000। और अब हम डिबेंचर होल्डर्स को कितनी अमाउंट पे कर देंगे बेटा? 2,60,000। अब हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे 2,60,000 और यहाँ हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। इसमें कोई नहीं, जितने से डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया उतने से ही हम डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके उसकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,60,000। ये थी हमारी दो कंडीशन, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार, और डिबेंचर्स आर इशूड एट पार और डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो ये दो कंडीशंस आज हमने कर ली बेटा। बाकी की 4 कंडीशन मैं आपको कल करवाऊंगी, जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये दो एंट्रीज कैसे होती हैं, क्योंकि चारों जो है वो बिल्कुल इससे रिलेटेड है। तो इन दो की प्रैक्टिस आज कीजिएगा, बाकी हम कल नेक्स्ट करेंगे। तो